बिहार प्रदेश का एक जिला है दरभंगा और दरभंगा में अफरीन नाम की एक लड़की रहती है, जिसकी उम्र लगभग 16-17 साल के आसपास रही होगी। वह अपनी भाभी का इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में जाती है। वहाँ उसे कई दिन रहना पड़ता है और उस इसी दौरान उसे एक सफाई कर्मचारी जिसका नाम रघुनंदन होता है, उससे प्यार हो जाता है। इन दोनों की प्यार मोहब्बत कुछ इस कदर चलती है कि किसी ने इस बात की कल्पना नहीं की थी और जब लगभग इनकी प्यार मोहब्बत आगे बढ़ती है, तो इसके बाद फिर उस लड़के की लाश मिलती है, वो भी 7 टुकड़ों के साथ। पुलिस इस घटनाक्रम के खुलासे के लिए तमाम प्रयास कर रही थी, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे हो या फिर चाहे वो गुमशुदा की तलाश हो, चाहे वो अलग-अलग थानों में लिखी गई एफआईआर हो, लेकिन पुलिस को इस कातिल की तलाश थी कि आखिरकार कत्ल क्यों किया गया है और क्यों? इसने इतने सारे टुकड़े किए हैं, लेकिन पुलिस की कोशिश अब उस नाकाम हो जाती है कि जबकि कोई उनके पास सबूत ही नहीं, तो वो कैसे कहाँ से स्टार्ट करेगी? लेकिन लड़के के हाथ पर लिखा हुआ आरए जो नाम होता है, यही से इन दोनों का नामों में से एक नाम कातिल का नाम छिपा होता है और एक खुद का होता है। पुलिस ने इस कातिल को पकड़ा, गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, आखिरकार यह लाश अपनी नहीं, यह लाश इतनी दूर पहुंची तो पहुंची कैसे? नमस्कार, मैं इशू आज इस सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही है। बिहार प्रदेश का एक जिला है दरभंगा और दरभंगा से ही एक जिला होता है मनीगाछी और मनीगाछी थाना क्षेत्र का गांव लगता है। दरअसल जितेंद्र पासवान जो कि इसी गांव के रहने वाले होते हैं, इनका एक बेटा होता है जिसका नाम रघुनंदन पासवान होता है। उम्र इसकी 21 साल के आसपास होती है और 31 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। वह अपने बेटे को फ़ोन करता है और कहता है कि बेटा आप तुम कहाँ हो? तो बोलता है कि मैं अपने दोस्त के घर हूँ, बल्कि वो अपने दोस्त के घर नहीं रहता है, लेकिन वो बोल देता है कि मैं अपने दोस्त के घर हूँ और जब मैं फ्री होकर आप लोगों को कॉल करूँगा, आप मेरी चिंता मत करिए, मैं वापस आ जाऊँगा जल्द ही। पिता ये बात सुनते ही थोड़ा टेंशन फ्री हो जाते हैं, उनको चिंता नहीं रहती है बाद में, क्योंकि वो सोचते हैं वो अपने फ्रेंड के घर है तो उन्हें टेंशन नहीं रहती है। क्योंकि उसके पिता को उसकी बहुत ज़्यादा चिंता होती थी और उसकी माँ को भी। इसलिए वो कई घंटे बीत जाते हैं। उसके बेटे ने वापस कॉल बैक नहीं किया था, तो कई घंटे बीत जाते हैं और बेटे से फिर संपर्क ही नहीं हो पाता है। अगला दिन निकलता है, यानी कि 1 नवंबर 2024 आ जाता है। इसके बाद फिर जितेंद्र पासवान अपने बेटे रघुनंदन पासवान को फिर से फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद सुबह के 7 बजे के आसपास का वाक़या था। जब फ़ोन कर रहे थे तो लोग अ फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। जब उसका फ़ोन बंद होना ही पिता के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। वे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, रात बात हुई थी, लेकिन सुबह फ़ोन बंद क्यों है? संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा है? जिस दोस्त का नाम उसने लिया था, तो उसी दोस्त के पास उसका पिता कॉल करता है और कॉल करने के बाद उससे संपर्क करने के बाद पूछता है कि तुम्हारे घर पे मेरा बेटा आया था, तो कहाँ पे है? उन्हें मेरा संपर्क नहीं हो रहा है, तो तुम बता सकते हो? तो वो कहते हैं कि मेरे पास तो रघुनंदन आया ही नहीं। तो फिर मैं कैसे कहूँ? वो बार-बार रघुनंदन के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन दोस्त साफ-साफ इनकार कर रहे थे। अब पिता और उसकी माँ जो थी अपने बेटे की तलाश करने के लिए दोनों दंपत्ति इधर से उधर हर दरवाजे को खटखटाना शुरू कर देते हैं। 1 तारीख निकलती है, 2 निकलती है, 3 निकलती है, इस तरह नवंबर की एक-एक तारीख निकलना शुरू हो जाती है। धीरे-धीरे करके लगभग 10 दिन का समय बीत जाता है। आखिरकार घरवाले परेशान हो जाते हैं। उसने जिस इलाके में जाने की बात कही थी, जिसमें उसकी लास्ट लोकेशन थी, जाते बात हुई थी, उस अंतिम लोकेशन पे वो पहुँचते हैं और उसी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की द जो रिपोर्ट होती है, वो दर्ज करवाते हैं। और हमारा बेटा 31 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 10:30 बजे के बाद से उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। वो गायब हो गया, उसे ढूँढ दीजिए, तलाश कर दीजिए उसकी। हमने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी वहाँ जहाँ हमने बेटे को तलाश ना किया हो। पिता का रो-रो कर बुरा हाल हो चुका था। आखिरकार पिता और माँ परेशान थे क्योंकि उन्होंने बेटे की तलाश थी। उसी बीच में 11 नवंबर 2024 को ही दिन था। ये महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई का एक जिला है। मुंबई का एक इलाका है गोराई, और गोराई के पास में शेफाली है। शेफाली के पास में एक गांव लगता है बाबरपाड़ा। दरअसल बाबरपाड़ा के जंगल में एक जगह से दुर्गंध आ रही थी। दुर्गंध बहुत बेहिसाब आ रही थी, बहुत ज़्यादा बेहिसाब थी। लोग थोड़ा परेशान थे उस दुर्गंध को लेकर, तो वो 112 नंबर पर कॉल करते हैं। पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है और पुलिस जब देखा जाता है पुलिस, तो वहाँ पे पॉलीथीन के अलग-अलग पैकेट रखे होते हैं 7।
7 पैकेट और 7 पैकेट के अंदर जब उन्हें खोला जाता है तो लाश के टुकड़े मिलते हैं। किसी में हाथ, किसी में पैर, किसी में बाकी हिस्से, किसी में आधे, कोई ऐसे ही छोटे-मोटे टुकड़े 7 थैलियों में पॉलीथीन में पैक करके रख रखे थे। उसमें से दुर्गंध आ रही थी। एक पूरी लाश थी जिसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि यह किसी युवक की लाश है। उम्र लगभग 21-22 साल के आसपास रही होगी। जितने भी आसपास के थाने होते, थानों में फोटो सर्कुलेट कर दिया जाता है। साथ ही जो जितने भी लोग होते हैं उन्हें सूचना दी जाती है कि आपके थाने क्षेत्र से कोई गुमशुदा हुआ है, गायब हुआ है, तो उसके बारे में कोई जानकारी दे दीजिए ताकि हम पता कर सकें कि आखिरकार मामला क्या है। जिस जगह पर वो टुकड़े मिले थे उस इलाके के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, उन सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जाता है और वहाँ एक ऑटो दिखाई देता है, आता जाता है। लेकिन वो नंबर कुछ साफ नहीं दिखाता है, इसलिए वो ऑटो ऑटो वो आता है, जाता है, लेकिन साफ उसका जो नंबर होता है, नंबर प्लेट होता है, वो नज़र नहीं आता है। और शायद उस लाश का ऑटो के माध्यम से फेंका गया है। इससे यह भी पता चल रहा था कि जो लाश होती है, जिसके भी वो बहुत बड़ा नहीं है, वो जिसकी भी लाश थी वो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो नॉर्मल फैमिली से बिलॉन्ग करता है। एक सामान्य सा परिवार उनका है। एक तरफ पुलिस एक लाश मिलती है 7 टुकड़ों के साथ, दूसरी तरफ एक माँ और बाबा अपने बेटे को तलाश कर रहे थे। इसी बीच में एक कांच का एक सिपाही कहता है कि बापूजी, आप अपने बेटे को ढूँढ रहे हैं, आपका बेटा गुमशुदा है। एक काम करिए, एक सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, तो आप उस फ़ोटो को देखकर बताइए कि कभी ऐसा ना हो कि आपका बेटा हो या फिर। तो वो बोलते हैं कि 7 अलग-अलग टुकड़े थे, इन 7 टुकड़ों में एक टुकड़ा ऐसा भी है जहाँ शरीर का उस टुकड़े पर लिखा हुआ था ए। बड़ों से अक्षर में लिखा होता है आर और ए। तो उस जिस पे आर ए लिखा हुआ था, पिता देखकर बोलता है कि ये तो मेरा ही बेटा है। पुलिस वाले कहते हैं, तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है? उसने कहा कि जी इस पर आर और ए लिखा हुआ है। अब आर ए के बारे में पूछा जाता है तो पूरी जो कहानी थी वो पूरी कहानी पुलिस वालों को बताते हैं। उसके लड़के का नाम रघुनंदन पासवान होता है, लेकिन आर ए क्यों लिखा हुआ है? फिर ए के पीछे की क्या कहानी है? जब वो अपनी कहानी सुनाता है, तो सुनाने के बाद फिर पुलिस वाले भी तंग रह जाते हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है बिहार प्रदेश का एक जिला है दरभंगा। दरभंगा में एक हॉस्पिटल होता है, अब से 1.5 साल पुरानी बात ये है। ये लड़का उसमें सफाई कर्मचारी का काम करता था। और तभी एक आफ़रीन नाम की एक लड़की आती है। आफ़रीन एक काल्पनिक नाम है, क्योंकि ऐसे हमने इसको जोड़ने की कोशिश की है। तो आफ़रीन अपनी भाभी का इलाज कराने के लिए आती है और इसी बीच में हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है। उसकी भाभी की देखभाल के लिए तीमारदारी के लिए वहाँ पे वो रुकती है, भाभी की देखभाल के लिए रुकना होता है। उसी बीच में जो लड़का होता है जिसका नाम रघुनंदन पासवान होता है, रघुनंदन पासवान इस हॉस्पिटल की साफ-सफाई में जुटता था, हिस्सेदारी ले रहा था, अपना काम कर रहा था, ड्यूटी कर रहा था। वो लड़की उस लड़के को देखती है और देखते ही पहली नज़र में इन दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। लड़का-लड़की हॉस्पिटल में रहते हुए किसी न किसी रूप से मदद कर रहा था, लड़का लड़की की मदद कर रहा था। तो मदद ही उसको बहुत उस लड़की को मदद ही बहुत अच्छी लग रही थी, अट्रैक्टिव लग रही थी और देखते-देखते वो दोनों एक-दूसरे के करीब आ जाते हैं। फ़ोन पर बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है, बातचीत लगातार बढ़ ही रही थी, आगे बढ़ती जाती है बातचीत इनकी। तो और ये बातचीत के दौरान नज़दीक आ जाते हैं। हालाँकि इन दोनों के जो घर होते हैं एक-दूसरे से लगभग 22 किलोमीटर का अंतर होता है, लेकिन ये दूरियाँ कोई ज़्यादा दूरियाँ नहीं थी। जब भी बात करने का मन करता था, एक-दूसरे को फ़ोन करते थे, फ़ोन पर बातचीत करते थे, सिलसिला करते थे और कभी-कभी वो मिलने भी आ जाया करते थे। लेकिन इस प्यार की भनक लड़की के परिवार वालों को लग जाती है। जैसे लड़के के परिवार वालों को इस प्यार की भनक लग जाती है, लड़के के परिवार वाले थोड़ा परेशान हो जाते हैं, उसको डाँटते हैं, धमकाते हैं और उसको डाँट कर बोलते हैं कि तुम उस लड़के से आज के बाद मिलने नहीं जाओगी, उससे बातचीत नहीं करोगे और उससे फ़ोन को उसका नंबर भी डिलीट कर दिया जाता है। सब कुछ उसे मना कर दिया जाता है कि तुम उस लड़के से कभी नहीं मिलोगी। दोनों परिवार आपस में यह बातचीत भी करते हैं। इसके लिए एक वाकई पंचायत आयोजित की जाती है और पंचायत में ये फैसला लिया जाता है कि लड़का लड़की से मिलने की बिल्कुल कोशिश भी नहीं करेगा, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जब ये बात उसके पिता इनके रघुनंदन के पिता जितेंद्र को पता चलती है, तो जितेंद्र को थोड़ी तकलीफ होती है। ऐसा ना हो कि बेटे को नुकसान हो जाए, बेटे को कोई खुद को हार्म कर ले, नुकसान हो जाए उसको।
इसलिए उन्होंने अपने बेटे को बहुत दूर यानी कि महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है पुणे और पुणे में भेज देता है। एक काम करने लगता है, ऐसी की कंपनी होती है, वहाँ पर वो काम करने लगता है। लेकिन वह लड़का बीच-बीच में उस लड़की से संपर्क साधने की कोशिश करने लगता है। घरवालों को ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि यह लड़की कहीं उससे फिर से बातचीत करना शुरू ना कर दे। इस लड़की का जो भाई होता है जिसका नाम सत्तार होता है, सत्तार मुंबई में रहकर वह एक जगह पर काम करता था, उसका बकरे का मीट वगैरह वो बेचता था। उस इलाके का नाम होता है मीरा भाईंदर मुंबई में रहकर जो 70 होता है बकरे का मीट वगैरह बेचता है, वहीं से अपना कारोबार करता है। उसने सोचा क्यों ना अपनी बहन को अपने पास मुंबई बुला लिया जाए, इसलिए वो अपनी बहन को मुंबई बुला लेता है, लड़का पुणे में रहने लगता है और लड़की मुंबई में मीरा भाईंदर में रहना शुरू कर देती है। पिता अपने बेटे में ऐसा कोई दिन नहीं था कि उसके बारे में देखता ना हो, पूछता ना हो। उससे हर वक़्त कॉल पे पूछा करता था कि अभी तुम क्या कर रहे हो? मतलब उसकी इतनी चिंता रहती थी कि वो हर बार पूछता पूछता रहता था। रघुनंदन से बार-बार बातचीत करता था और पूछता था कि तुम कहाँ हो बेटा ठीक तो? ये सब उसमें होता है तल और जब तक वो 31 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आस-पास अपने बेटे से बातचीत करता था, तो बेटा कहता कि मैं दोस्त के पास आया हूँ। यानी कि वो आया था अपनी प्रेमिका के पास लेकिन वो झूठ बोलकर कहते हैं मैं अपने दोस्त के पास आया हूँ। अंधेरी में वो पहुँचा हुआ है। जब अंधेरी की बात आती है तो अगले दिन संपर्क होता है लेकिन संपर्क हो नहीं पाता, फ़ोन उसका बंद आता है। पिता उसे अंधेरी पुणे ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ उसे ढूँढते नहीं है। हर जगह उसको तलाशा जाता है। आखिरकार लाश मिलती है, लाश के हाथ पर एक जो हाथ होता है उसपे आर्य लिखा होता है आर्य लिखा होता है। और ये आर्य की कहानी जब समझाई जाती है पुलिस को, तब पुलिस ने उस सत्तार की तलाश करना शुरू कर देती है। आखिरकार पुलिस 13 नवंबर 2024 को सत्तार नाम के लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। मीरा भाईंदर से गिरफ्तार करने के बाद उसे पूछताछ करती है। शुरुआत में वो इधर-उधर की कहानी बताता है और शुरू कर देता है वो इधर-उधर की कोई ऐसे ही लोफी-वैसी कहानी बताने शुरू कर देता है। लेकिन जब पुलिस उसे सख्ती से पूछती है, ताकत से पूछती है, तो वो सारा सच बाहर उगल देता है। खोल देता है, सारा राज खोल देता है कि उस लड़के ने यानी कि रघुनंदन ने उस लड़की से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उस लड़की का नंबर था जो बंद आ चुका था। इसलिए इसने हिम्मत जुटाने के बाद लड़की के भाई सत्तार को ही फ़ोन मिला देता है और सत्तार से बातचीत की। सत्तार ने कहा तुम परेशान क्यों होते हो? लड़की को फ़ोन दे देता है। उस लड़की से कहते हैं तुम इस लड़के से मिलने आ सकते हो, उसे पास बुला लो। यानी कि 31 अक्टूबर 2024 की रात साढ़े 10 बजे के अपने दोस्त के घर नहीं बल्कि अपनी प्रेमिका के घर गया था, जिसका नाम आफरीन होता है। उसके घर पहुंच जाता है, उसके भाई के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वहां पहुंचते हैं, उसे कोई मालूम ही नहीं होता कि ये सुहानी रात उसकी आखिरी रात होगी। उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात वो उसी रात के मज़े लेने के लिए वो बैठा होता है वहाँ पे। आराम से बैठकर शराब पीते हैं, शराब का एकदम ज़्यादा मात्रा में वो शराब पी लेता है और उसको उल्टी आने लग जाती है और उल्टी के साथ-साथ उसे बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। तमाम कोशिशों के बाद भी वो शराब पीना नहीं छोड़ता है, वो पीते रहता है। तभी वो बोलता है कि तुम जाकर सो जाओ, वो उसे सुला देता है और सत्तार बैठा हुआ अकेला ही शराब पी रहा था और वह बहुत ज़्यादा नशे में हो जाता है, तभी बहुत उसे गुस्सा आ जाता है। उसे कहता है कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे घर पर आ गया, मेरे घर पर चला आया मेरी बहन से मिलने। तो इसीलिए जिस बकरे को अलग-अलग बकरों को जिस हथियारों से वो काटता था, जिस चाकू से वो काटता था, उसी चीज़ से उसने उस लड़के के अलग-अलग हिस्से कर दिए, टुकड़े कर दिए। अब वो सोचने पर मजबूर हो गया था ये लाश के टुकड़े कहाँ ठिकाने लगाए जाएँ। तभी उसे ध्यान आता है कि क्यों ना उसे पॉलीथीन पैक करके उसके पास पेंट की बाल्टियाँ थी 4, 4 बाल्टियाँ उन पेंट की बाल्टियों में वो पॉलीथीन में डालते हैं सबसे पहले और फिर उसे पेंट की बाल्टियों में पैक कर देते हैं, उन्हें एकदम से डाल देते हैं और ऑटो वाले से कहते हैं कि भाई मुझे कुछ काम है, मुझे वहाँ तक छोड़ दोगे? थोड़े दूर जाना है, मुझे क्यों तुम छोड़ देना। ऑटो वाला आता है, पैसे तय हो जाते हैं और पैसे तय होने के बाद वो गोरई क्षेत्र जो बोरीवली पश्चिम में पड़ता है, वहाँ पर एक गोरई है। गोरई में शेफाली है। शेफाली के पास एक गाँव लगता है बाबरपाड़ा। वहाँ पर उस 4 बाल्टियाँ जो लगती है पेंट की, उन 4 बाल्टियों को लेकर वो चला जाता है और जब उसे उतार कर वो ऑटो वहाँ से आराम से निकल जाता है और उन लाश के टुकड़ों को बस वहाँ बाबरपाड़ा के जंगल में फेंक देता है। यह 1 नवंबर 2024 की सुबह में उसने यह काम किया था। आराम से वो काम कर कर वह अपना निकल जाता है। उधर से वो लड़के के परिवार वाले अपने बेटे को ढूँढ रहे थे। इधर वो लाश का ठिकाना लगाकर वहाँ से भाग चुका था, निकल चुका था वहाँ से।
और वो सोच रहा था कि शायद इस कत्ल का तो किसी का खुलासा ही नहीं होगा, कभी इस पता ही नहीं चलेगा इस कत्ल के बारे में। अगर खुलासा करने की पुलिस कोशिश भी करेगी तो लाश कभी नहीं मिलेगी। ये सोच के वो एकदम टेंशन फ्री हो जाता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि कत्ल करने के जितने भी नायाब तरीके क्यों ना आजमा ले, लेकिन कातिल कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है, कोई ना कोई राज छोड़ ही देता है। और उसमें राज छुटा था उसके हाथ पर लिखे हुए RA। और आर से जो बनता है रघुनंदन, और ए से उस लड़की का नाम। इस लड़की का नाम हमने अपनी कहानी से काल्पनिक नाम लिया है। बार बार आखिरकार पुलिस ने उस लड़की की जो आरोपी होती है संचा सत्तार, उसको गिरफ्तार कर लेती है। उसे गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज देती है। लड़की अपने परिवार के साथ वापस पहुंच जाती है। अब शायद सत्तार की जिंदगी पूरी सलाखों के पीछे ही बीतेगी। कभी वो उम्र कैद की उसको सजा है तो वो अभी कभी बाहर ही नहीं आ पाएगा। तो ये सब होगा और पूरी सलाखों के पीछे उसकी ज़िंदगी ही वहाँ पे गुज़रेगी। और लड़की जो बार-बार उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लड़की बार-बार समझने की कोशिश भी कर रही थी। दोनों में से कोई मान ही नहीं रहा था और उसके परिवार में उसका बेटा छूट चुका जो शायद कभी लौट कर ही नहीं आएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को सचेत करना था, आप लोगों को जागरूक करना था। जय हिंद, जय भारत।